Hello everyone, I am Priya and welcome back to Management Plus. In today's video, we will discuss about condition and warranty in detail, like its meaning, features, differences between these two terms and doctrine of KV tempter. इससे पहले मैंने बिजनेस लॉ की बहुत सी वीडियोस अपलोड करी अपने इस चैनल पे. अगर आपने उसको नहीं देखा तो उसका लिंक ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन दोनों पे मिल जाएगा, वहां से उसको देख सकते हैं. चलो फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले देखते हैं कंडीशन एंड वारंटी होता क्या है. तो देखिए, सबसे पहली चीज क्या है कि जब हम कोई भी सामान खरीदने जाते हैं, स्पेशली हम जब कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वगैरह खरीदने जाते हैं, तो सबसे ज्यादा जो हम कंसर्न्ड होते हैं वो किस चीज के लिए होते हैं? तो वारंटी पीरियड के लिए होते हैं. भाई कितने दिनों की वारंटी दोगे, इसके लिए कंसर्न्ड होते हैं. तो हम हमेशा से ही अपने सेलर से पूछते हैं कि ये इंश्योर करने की कोशिश करते हैं कि सेलर हमें इस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग कितने दिनों की वारंटी देगा. अगर हमारे प्रोडक्ट में किसी तरीके का कोई फॉल्ट निकल आया, मतलब आफ्टर परचेस करने के बाद अगर कोई फॉल्ट आया, तो क्या ये प्रोडक्ट मेरा रिप्लेस होगा या रिपेयर होगा या नहीं, और कितने दिनों तक होगा. ठीक है, तो ये जो टर्म होते हैं ना कंडीशन एंड वारंटी का, ये बेसिकली कहाँ पे पाए जाते हैं? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर में. मतलब सेल, ऑब्वियसली बात है कि सेल होगा तब तो आपको पोस्ट सेल सर्विसेज, पोस्ट परचेस सर्विसेज प्रोवाइड किए जाएंगे. तो ये सेल्स ऑफ गुड एक्ट के अंदर में आता है, और यहाँ पे वो सारी चीजें बताई जाती हैं कि पार्टी को अगर इन सारे चीजों का ब्रीच होता है तो क्या क्या रेमेडीज वो क्लेम कर सकती हैं. ठीक है, अगर कोई भी पार्टी इसको ब्रीच करती है तो देखिए, देख लेते हैं क्या है. सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन ऑफ कंडीशन. तो कंडीशन को बेसिकली डिफाइन किया गया है सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930 के सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 के अंदर में. कंडीशन क्या होता है? कंडीशन इज अ डिमांड नेसेसरी फॉर द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड द ब्रीच ऑफ द सेम गिव्स द अग्रीव्ड पार्टी द राइट टू रिजेक्ट द कॉन्ट्रैक्ट. कंडीशन क्या है? एक नेसेसरी डिमांड है जो कि मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करता है. ठीक है, अगर हम कंडीशन को ब्रीच कर देते हैं, कोई भी पार्टी कंडीशन को ब्रीच कर देती है, तो अग्रीव्ड पार्टी के पास ये पूरा अधिकार आ जाता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट कर सकता है, या फिर वो लॉस जो उसको हुआ है, जिससे उसने सफर करा है, उसके लिए वो रेमेडियल एक्शन भी ले सकता है. मतलब जो मेन थीम है ना आपको किसी सामान को खरीदने का, वो चीज ही अगर मतलब ब्रीच हो जाए, जो आप जिस कंडीशन पे चीजों को परचेस कर रहे थे वो चीज अगर ब्रीच हो जाए, तो आपके पास पूरा राइट है कि आप एक्शन ले सकते हैं, और साथ ही साथ चाहें तो कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट भी कर सकते हैं. देखिए, सबसे पहले एग्जांपल देख लीजिए तो इससे ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा. करण जो है ना एक कार परचेस करता है जैसे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसका एक कंडीशन होता है कि ये जो कार वो परचेस करने वाला है वो टूरिंग पर्पस के लिए होना चाहिए. इसका मेन पर्पस इस से गुड्स के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या है? टूरिंग पर्पस को फुलफिल करना. इसका मेन पर्पस यही है, इसीलिए ये सामान को खरीद रहा है. अब वो उसको टूर पे जाना है और उसको उसी के लिए कार खरीदनी है. जब वो कार खरीद लेता है, उसके बाद वो टूर पे चला जाता है, तो उसको फील होता है कि ये जो कार है वो टूरिंग पर्पस के लिए बिल्कुल ही सही नहीं है. देन आफ्टर करण वापस आता है और इस कॉन्ट्रैक्ट को रिप्यूडिएट कर देता है, मतलब कि रिजेक्ट कर देता है, कैंसिल कर देता है. क्यों? क्योंकि उसका मेन कंडीशन क्या था कि ऐसी कार चाहिए जो टूरिंग पर्पस को फुलफिल कर सके. अगर ये पर्पस, ये इसका मेन पर्पस था इस चीज को परचेस करने का, जब पर्पस ही पूरा नहीं हो रहा है, फिर इसका जो मेन कंडीशन था वही नेसेसरी था, वही पूरा नहीं हो रहा है, तो इस कॉन्ट्रैक्ट का कोई मतलब नहीं बनता. साथ ही साथ अगर करण को कोई भी लॉस हुआ होगा तो उसके रिगार्डिंग भी वो एक्शन ले सकता है. तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे. नेक्स्ट है आपका एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द कंडीशन. एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है? नंबर 1, एसेंशियल फॉर द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. जो कंडीशन होता है वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए. मेन पर्पस ही आपके गुड्स को खरीदने का, आपको किसी सेलर के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आने का क्या है? अब जैसे ऊपर में था टूरिंग कार चाहिए, तो मेन पर्पस ये टूरिंग कार. ठीक है, उसने कंडीशन क्या रखी थी? टूरिंग कार चाहिए. तो ये क्या होता है? मेन पर्पस होता है कॉन्ट्रैक्ट में आने का. क्या? कंडीशन. नेक्स्ट देखिए, ब्रीच ऑफ द कंडीशन डिस्ट्रॉय द वेरी पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. अगर ये कंडीशन ब्रीच हो गया ना,
तो जो मेन पर्पस है कॉन्ट्रैक्ट का वही डिस्ट्रॉय हो जाता है। मतलब कि अगर कंडीशन ब्रीच हो गया तो इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि ये बहुत ही एसेंशियल होता है पर्पस को फुलफिल करने के लिए। नेक्स्ट क्या है, ब्रीच ऑफ द कंडीशन गिव्स द बायर द राइट टू क्लेम डैमेजेस एंड राइट टू रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट। अगर कंडीशन ब्रीच होता है तो बायर के पास पूरा राइट हो जाता है कि वो डैमेजेस के लिए क्लेम कर सकता है, साथ ही साथ इस कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन भी कर सकता है, कैंसिल भी कर सकता है। देखिए अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसका। P goes to R, P कहां जाता है, R के पास जाता है जो कि एक हॉर्स डीलर है, और वो क्या बोलता है वहां पे जाके, P I want a horse which can run at a speed of 30 किलोमीटर पर आवर। इसको कैसा घोड़ा चाहिए, जो 30 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से दौड़ सकता है। इसका कंडीशन है ये, भाई तुम्हारे घोड़े में तभी खरीदूंगा जब वो मेरे इस नेसेसिटी को फुलफिल करेगा। मेरा ये कंडीशन क्या है, 30 किलोमीटर पर आवर से वो दौड़ना चाहिए। तो हॉर्स डीलर क्या बोलता है कि हाँ हाँ ठीक है, ये एक पर्टिकुलर घोड़े को दिखाता है और बोलता है ये घोड़ा तुम्हारे लिए सुटेबल है। अब घोड़े को खरीद लिया जाता है पी के द्वारा, ठीक है, लेकिन घोड़े को जब पी दौड़ाता है तो ये पता चलता है कि वो 30 किलोमीटर पर आवर के जगह पे 20 किलोमीटर पर आवर की ही स्पीड से दौड़ पा रहा है, उससे ज्यादा उसका स्पीड बढ़ ही नहीं पा रहा। मतलब कि यहाँ पे जिस कंडीशन पे उसने घोड़े की खरीदारी की थी, जो उसका मेन एसेंशियल एलिमेंट था, जिस कंडीशन पे ही उसने कॉन्ट्रैक्ट किया था, वो ब्रीच हो गया। तो अब इस कंडीशन में पी क्या कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट को रेप्यूडिएट कर सकता है और उस घोड़े को आर को लौटा देगा, और ये भी कर सकता है कि उससे वापस पैसे भी मांग सकता है। ठीक है, क्लियर। इससे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस था बॉस्टन वर्सेस मार्शल का। देखिए बेसिकली इसी से मतलब रेफरेंस लेके मैंने ऊपर का एग्जांपल भी बनाया था। बॉस्टन वर्सेस मार्शल का केस क्या था, मिस्टर बॉस्टन जो था ना, demanded a particular type of car for the purpose of touring, and the seller Marshall gave him a car which was not suitable for the buyer's purpose. बॉस्टन जो था वो उसने बेसिकली एक कार सेलर से डिमांड की थी, कार सेलर था मार्शल, कि मुझे एक ऐसी कार दे दो जो कि टूरिस्ट कार हो, मतलब टूरिंग के लिए, टूरिंग पर्पस को फुलफिल कर सके, ऐसी कार दे दो। उसने कार दी, लेकिन बायर के पर्पस को वो कार पूरी नहीं कर पाई, वो सुटेबल नहीं थी उसके लिए। उसने स्यू किया तो कोर्ट ने क्या देखो, कोर्ट हेल्ड दैट द सुटेबिलिटी ऑफ द कार फॉर द पर्पस ऑफ टर्निंग वाज अ कंडीशन, टूरिंग है, was a condition because that was the very main purpose for which Boston has purchased it. कोर्ट ने कहा कि भाई इस कार की सुटेबिलिटी क्यों नहीं सही है, क्योंकि इस कार को परचेज करने का मेन पर्पस जो था ना बॉस्टन का, वो सिर्फ और सिर्फ टूरिंग था। यही उसका मेन कंडीशन था, और ये कंडीशन इसलिए था क्योंकि इस कॉन्ट्रैक्ट में आने का मेन मकसद ही उसका यही था। ये कार सिर्फ टूरिंग पर्पस के लिए ही खरीद रहा था, और उसका अगर पर्पस ही पूरा नहीं होगा तो इस कॉन्ट्रैक्ट का कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, thus बॉस्टन कैन रिटर्न द कार टू द सेलर एंड रिसीव द रिफंड फॉर द सेम। इसलिए बॉस्टन को क्या ऑर्डर दिया गया कि आप इस कार को रिटर्न कर सकते हैं सेलर को, और जो पैसे आपने सेलर को दिए हैं उसका आप रिफंड पा सकते हैं। अभी देखिए, देख लेते हैं वारंटी क्या है। तो वारंटी क्या है, एडिशनल कंडीशन है और एक रिटन गारंटी है जो कि कोलेटरल नेचर का होता है। किस चीज का कोलेटरल होता है, मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का। मतलब कि हम लोगों ने जब कंडीशन पढ़ा था तो वहां पे हम पढ़ रहे थे कि मेन पर्पस एसेंशियल होता है मेन पर्पस के लिए कॉन्ट्रैक्ट का। मतलब जिस पर्पस के लिए आपने कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली किया है, जिस पर्पस के लिए आपने परचेज किया है, अगर वो मेन पर्पस ही नहीं पूरा हो, दैट इज द मीनिंग ऑफ ब्रीच ऑफ कंडीशन। मतलब मेन पर्पस आपका पूरा नहीं हो रहा, लेकिन ये क्या है, कोलेटरल है, कहीं ना कहीं एडिशनल है। एडिशनल किसके साथ है, कंडीशन के साथ है। इसके पूरा नहीं होने की वजह से आपका मेन जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आप नहीं कह सकते कि मेरा मेन पर्पस ही पूरा नहीं हुआ। आप कह सकते हैं कि मेरा जो मेन पर्पस था ना, उसका पूरे होने में ना थोड़ा प्रॉब्लम आ गया। ठीक है, मतलब कि ये क्या है, एडिशनल कंडीशन है जो कहीं ना कहीं आपके मेन पर्पस को हैम्पर नहीं करता है, कोलेटरल नेचर का होता है। तो ब्रीच ऑफ वारंटी जो होता है वो बेसिकली एग्रीव्ड पार्टी को ये राइट देता है कि वो क्लेम कर सकता है अपने डैमेजेस के लिए, ना कि एंटायर कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट कर सकता है। क्योंकि ये ऐसा तो नहीं है कि आपके मेन पर्पस को हर्ट कर रहा है, ये
एडिशनल चीज है, कोलेटरल चीज है, ये आपके मेन पर्पस को कहीं ना कहीं खराब नहीं कर रहा, ये बस एडिशनली कुछ आपको हर्डल्स दे रहा है आपके मेन पर्पस को फुलफिल करने में, ठीक है। तो इसके लिए आप पूरे कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट नहीं कर सकते, सिर्फ क्या कर सकते हैं, आप अपने डैमेजेस के लिए क्लेम कर सकते हैं। जैसा हमने ब्रीच ऑफ कंडीशन में देखा था कि ब्रीच ऑफ कंडीशन में अगर आपने कंडीशन तोड़ा है तो क्या होता था, आप पूरे के पूरे कॉन्ट्रैक्ट को ही आप रिजेक्ट कर देते थे क्योंकि आपका मेन पर्पस पूरा नहीं हो रहा था। लेकिन यहाँ पे आपका पर्पस हैम्पर नहीं कर रहा है, इसलिए आप पूरे कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ अपने डैमेजेस के लिए क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। रिजेक्शन नहीं होगा, बस और बस क्लेम होगा। देखिए अब इसका जो डेफिनेशन है सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 ऑफ सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930 के अंदर दिया गया है, वारंटी इज एन एडिशनल कंडीशन एंड रिटन गारंटी विच वर्क्स एज अ कोलेटरल श्योरिटी, मतलब हमारा पर्पस पूरा होगा, इसका हम श्योरिटी दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इसके वजह से मेरा पर्पस हैम्पर करेगा, ठीक है। एक क्या है, कोलेटरल है, श्योरिटी है, मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट का। और इसका जो ब्रीच है वो विक्टिम को कहीं ना कहीं ये चीज राइट दे देता है कि वो इसके ब्रीच की वजह से जो भी उनको डैमेज हुआ है उसके रिगार्डिंग वो क्लेम कर सकते हैं, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। वो स्यू कर सकते हैं, स्यू करके कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जो डैमेजेस हैं उनको क्लेम कर सकते हैं। देखिए एग्जांपल, करण परचेज अ कार फ्रॉम जय। करण क्या करता है, कार परचेज करता है किससे, जय से। और क्या वारंटी होती है इसकी, 1 year फॉर डिफेक्टिव पार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिनल डेट ऑफ द परचेज। जिस दिन परचेज हुआ उसके 1 साल तक अगर पार्ट में कोई भी डिफेक्ट आता है तो वो पार्ट जो है उसके रिगार्डिंग जो क्लेम होगा वो करण कर सकता है। 6 महीने के बाद करण को उस कार की हॉर्न में कुछ प्रॉब्लम दिखाई देता है, तो अब ये जो मैन्युफैक्चरर है ना वो इस हॉर्न को रिपेयर भी कर सकता है, रिप्लेस भी कर सकता है किसी नए हॉर्न के साथ, या फिर अगर करण चाहे तो डैमेज के रिगार्डिंग क्लेम भी कर सकता है। लेकिन ऐसा थोड़ी ही है कि इस पूरे जो सेल्स का कॉन्ट्रैक्ट था उसी को ही रिजेक्ट कर देगा, ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि उसको कार चाहिए थी ट्रेवल करने के लिए, उसका मेन पर्पस था ट्रेवल करना कार खरीद करके, ठीक है। तो ये पर्पस तो हैम्पर कर नहीं रहा, बस क्या हुआ, ये जो पर्पस था ना इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया, मतलब उसका हॉर्न खराब हो गया, तो ये एडिशनल चीज था, इससे आप कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट नहीं कर सकते। देखिए एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द वारंटी, ये क्या है, सेकेंडरी है। किस चीज का सेकेंडरी है, मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट का, एसेंशियल नहीं है, मेन चीज नहीं है। नेक्स्ट क्या है, ब्रीच ऑफ द वारंटी डज नॉट डिस्ट्रॉय द वेरी पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अगर वारंटी ब्रीच होती है तो मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट डिस्ट्रॉय नहीं होता है। ब्रीच ऑफ द वारंटी गिव द राइट्स टू ओनली क्लेम डैमेजेस एंड द बायर कैन नॉट रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ वारंटी होती है तो बायर के पास सिर्फ और सिर्फ किस चीज का राइट है, डैमेज क्लेम करने का, जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो रिजेक्ट या रिसाइन नहीं होगा। अब देखिए एक और एग्जांपल, एज्यूम दैट a farmer intending to plant soya beans approach a seller to buy herbicides। अब कोई फार्मर है वो सोच रहा है कि वो सोयाबीन प्लांट करे, ठीक है। अब वो किसी सेलर के पास गया, मतलब कीड़े मारने की दवा एंड ऑल खरीदने के लिए, तो उसने हर्बिसाइड खरीदा। Assume further that the buyer requests a particular herbicide mix but the seller सजेस्ट लेस एक्सपेंसिव मिक्स। एक पर्टिकुलर हर्बिसाइड मिक्स के बारे में वो बोला कि ये वाली ब्रांड मुझे दे दो, ठीक है। लेकिन सेलर ने उसको कुछ सजेस्ट करा, हम लोग दुकान जाते हैं ना तो हम लोग कुछ मांगते हैं तो उनके पास नहीं हुआ या फिर कुछ अच्छा हुआ तो वो सजेशन देके कुछ और चीजें दे देते हैं, तो कहते हैं भाई ये थोड़ा सस्ता है, ये वाला ले लो, काम उतना ही करेगा। लेकिन जब वो प्लांट लगा देता है तो वो जो केमिकल था ना वो ग्रैब ग्रासेस को अच्छे तरीके से किल नहीं कर पाता, जिसके वजह से उसका सोयाबीन का जो प्रोडक्शन है वो कम जाता है, ठीक है। द फार्मर कुड स्यू द सेलर फॉर द ब्रीच ऑफ वारंटी ऑफ फिटनेस फॉर पर्टिकुलर पर्पस बिकॉज द सेलर न्यू व्हाट द फार्मर रिक्वायर्ड। अब यहाँ पे जो फार्मर है ना वो स्यू कर सकता है सेलर को, क्योंकि उसने जो वारंटी ली थी उसका वो ब्रीच कर दिया, मतलब वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट बोल रहा था लेकिन वो ये बोला कि ये इससे बेहतर है और कम प्राइस में है, आप इसको ले लो, ठीक है। जबकि सेलर को पता था कि फार्मर की रिक्वायरमेंट क्या है, लेकिन फिर भी उसने
ऐसा किया इसलिए वो उसको स्यू कर सकता है। लेकिन यहाँ पे वो मेन पर्पस जो था वो कहीं भी हिंडर नहीं हो रहा, इसलिए यहाँ पे रिजेक्ट नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ जो ये डैमेज हुआ उसके लिए ये फार्मर क्लेम कर सकता है। ठीक है, अब देखिए हमेशा जो है ना ब्रीच ऑफ कंडीशन, ब्रीच ऑफ वारंटी नहीं मानी जाती है। ठीक है, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसे होते हैं जहां पे ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी की तरह ट्रीट किया जाता है। पहला कंडीशन क्या है, ये खास करके एग्जामिनेशन में ज्यादातर पूछा जाता है कि व्हाट आर द कंडीशंस व्हेन ब्रीच ऑफ वारंटी ब्रीच ऑफ कंडीशन कैन बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ वारंटी। तो ये कुछ केसेस हैं, देख लीजिए। नंबर फर्स्ट, वॉलंटरी वेवर बाय बायर। अगर बायर खुद, वॉलंटरी का मतलब होता है स्वेच्छा से, खुद ही वेव कर जाए, ठीक है, खुद अपनी इच्छा से वेव कर जाए, तो आप ये चीज ट्रीट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। बायर आस्क फॉर फर्स्ट ग्रेड क्वालिटी ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, वोज मार्केट प्राइस इज ₹652 पर यूनिट। बायर क्या करता है, एक फर्स्ट ग्रेड क्वालिटी का पर्टिकुलर प्रोडक्ट मांगता है जिसका की मार्केट प्राइस कितना है, 652 पर यूनिट। फर्स्ट ग्रेड मतलब टॉप क्वालिटी का कोई सामान मांग रहा है, लेकिन सेलर उसको क्या सप्लाई किया, सेकेंड ग्रेड क्वालिटी प्रोडक्ट जिसका मार्केट प्राइस क्या है, 645 पर यूनिट। फर्स्ट ग्रेड मांगा था, ये सेकेंड ग्रेड उसको सप्लाई दिया। अब यहाँ पे क्या है, हियर देयर इज अ ब्रीच ऑफ कंडीशन एज टू क्वालिटी। देखो भाई, जो क्वालिटी हम मांग रहे हैं, हमको सिर्फ और सिर्फ बोल के हमने लिया कि हमें टॉप क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए, लेकिन आपने क्या कर दिया, जानते हुए भी कि बायर है वो टॉप क्वालिटी प्रोडक्ट चाह रहा है, आपने उसको सेकंड क्वालिटी प्रोडक्ट दे दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे बायर के पास दो ऑप्शन है कि आइदर ही कैन कीप द गुड्स एंड क्लेम डैमेजेस, और रिटर्न द गुड्स एंड रेप्यूटेट द कॉन्ट्रैक्ट व्हाइल क्लेमिंग द damages, but here the buyer kept the goods and claimed the damages which was ₹7 per units। अब यहाँ पे दो चीजें बनी, या तो वो गुड्स को रख ले और जो डैमेज हुआ है उसको क्लेम करे, ठीक है, या फिर वो कंप्लीटली कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट कर दे और जो डैमेज हुए हैं उनको भी क्लेम करे। मतलब कि यहाँ पे जो शर्त रखी गई थी, जो मेन कंडीशन था, वही फुलफिल नहीं हो रहा है, मेन पर्पस ही फुलफिल नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे ब्रीच ऑफ कंडीशन हुआ है। तो अब यहाँ पे पूरा का पूरा चार्ज बायर के पास है कि वो करना क्या चाहता है। चाहे तो वो ब्रीच ऑफ कंडीशन के रिगार्डिंग कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है और डैमेज के लिए क्लेम कर सकता है, या फिर चाहे तो गुड को रख करके डैमेज के लिए क्लेम कर सकता है, यानी ब्रीच ऑफ वारंटी का भी यहाँ पे कहानी बना सकता है। अब यहाँ पे बायर क्या करा कि गुड्स को रख दिया और बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, गुड्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसके साथ सेटिस्फाइड हैं, तो मुझे जो डैमेज हुआ है ना 7 प्रति यूनिट वो मुझे दे दो, क्योंकि मैंने तो जो बोला था वो फर्स्ट ग्रेड का था। तो ये जो डैमेज हुआ उसको वो डिमांड कर लिया और बाकी गुड्स को रख लिया, मतलब अपनी स्वेच्छा से ही वो वेव कर गया, मुड़ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक्सेप्टेंस ऑफ गुड बाय बायर। इट मींस दैट द बायर शुड इंस्पेक्ट द गुड्स बिफोर बाइंग और एक्सेप्टिंग द गुड्स। अब यहाँ पे मतलब क्या है कि बायर ने खुद ही एक्सेप्ट कर लिया गुड्स को, मतलब कि बायर ने गुड्स को इंस्पेक्ट किया बाई करने के पहले, और जो वो बोल रहे थे ना, जो कंडीशन रखे थे, जो उनका मेन पर्पस था, वो उससे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्होंने गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया आफ्टर इंस्पेक्शन। जैसे एग्जांपल देखिए, अ बायर बाइज सम गुड्स विदाउट इंस्पेक्टिंग देम बट लेटर ऑन रियलाइज दैट द सेलर हैज ब्रीच्ड द कंडीशन, बट नाउ द बायर कैन नॉट रिप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट, देयरफॉर द कॉन्ट्रैक्ट नाउ हैज बिकम अ ब्रीच ऑफ वारंटी। है ना, देखो बायर जो है वो सेलर जो है वो बोल देता है भैया आप अच्छे से इंस्पेक्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं है, बाद में मत बोलना, ठीक है, लेकिन उन्होंने नेग्लिजेंस दिखाया, वो इंस्पेक्ट नहीं किए और सामान को ले आए और बाद में उनको रियलाइज हुआ कि ये ब्रीच ऑफ कंडीशन हो गया। लेकिन अब जो बायर है ना वो कॉन्ट्रैक्ट को रिप्यूडिएट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है अब वो ब्रीच ऑफ वारंटी बन गया है, क्योंकि उसने सीधा सरल कह दिया था भाई इंस्पेक्ट कर लो, तुमने नहीं किया, तुम्हारी गलती है ना। When the buyer treat the condition as a warranty, does not repudiate the contract on the basis of such breach। अगर बायर खुद ही ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी मानता हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट को रिप्यूडिएट नहीं कर सकता अगर ब्रीच होता है तो। ठीक है, क्लियर। अब देखिए दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, कंडीशन एंड वारंटी के बीच का डिफरेंस क्या है, ये भी बहुत बार एग्जाम में आता है। तो सबसे फर्स्ट क्या है मीनिंग के तौर पे,
इट इज अ स्टिपुलेशन विच फॉर्म द वेरी बेसिस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। प्राइम मेन पर्पस होता है कॉन्ट्रैक्ट का ये, ठीक है, वेरी बेसिस। ये क्या है? एडिशनल। स्टिपुलेशन का मतलब होता है शर्त। ये कैसी शर्त है? बेसिक शर्त है, मेन शर्त है जिस पे ये कॉन्ट्रैक्ट टिका हुआ है। और ये क्या है? एडिशनल शर्त है जो कि कॉम्प्लीमेंट्री नेचर का होता है मेन पर्पस को फुलफिल करने में। प्रोविजन, हम कंडीशन को 12 सबसेक्शन 2 के अंदर डील करते हैं, सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930 के अंदर, और कंडीशन को और ये वारंटी को कहां पे? 12 सबसेक्शन 3 के अंदर में ये वारंटी होगा। यहां पे दोनों चीज सेम हो गई है। पर्पस क्या है? कंडीशन का जो मेन पर्पस होता है, कंडीशन इज बेसिक फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसका जो मेन पर्पस है, कंडीशन कैसा होता है? बेसिक पर्पस होता है। और ये क्या होता है? रिटन गारंटी फॉर एश्योरिंग द पार्टी। ये सिर्फ पार्टी को एश्योरेंस देने के लिए इसका मेन पर्पस होता है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का क्या रिजल्ट होता है? अगर आपने ब्रीच ऑफ कंडीशन किया है तो पूरी की पूरी कॉन्ट्रैक्ट को रिप्यूडिएट किया जा सकता है, लेकिन अगर ब्रीच ऑफ वारंटी हुआ है तो सिर्फ डैमेज के लिए क्लेम होगा। नेक्स्ट क्या है? क्या क्या रेमेडीज हैं? तो पार्टीज के लिए तो एग्रीव्ड पार्टी जो है ब्रीच ऑफ कंडीशन के केस में रिप्यूडिएट कर सकती है, साथ साथ डैमेज भी मांग सकती है, लेकिन ब्रीच ऑफ वारंटी में सिर्फ और सिर्फ डैमेज के लिए क्लेम कर सकती है और किसी चीज के लिए नहीं। देखिए नेक्स्ट है आपका डॉक्ट्रिन ऑफ कैविएट एम्प्टर। कैविएट एम्प्टर एक लैटिन वर्ड होता है जिसका मतलब क्या होता है? लेट द बायर बीवेयर। बायर को ना, यानी खरीदार को थोड़ा बीवेयर होने दो, खुद उनको जांच पड़ताल करने दो। तो अगर आप कह लो तो ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि सेलर की हमेशा ड्यूटी नहीं बनती है कि वो सारे डिफेक्ट्स बताए गुड के अंदर, जो भी वो बेच रहा है उसके अंदर हमेशा उसकी ड्यूटी नहीं बनती है कि वो बताते रहे कि भाई मेरे गुड्स के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स है, बल्कि ये बायर की ड्यूटी बनती है कि वो खुद को सेटिस्फाई कर ले रिगार्डिंग द क्वालिटी एंड सुटेबिलिटी ऑफ द गुड्स। ठीक है, तो हमेशा चाहिए क्या कि बायर अपने आंखें खुली रखे, माइंड एक्टिव रखे और प्रिकॉशंस ले। अगर वो गुड्स को खरीद रहा है तो सारी चीजें जांच पड़ताल कर ले, अच्छे से इन्वेस्टिगेट कर ले, ताकि बाद में कोई रॉन्ग चॉइस ना हो सके और कोई कंसीक्वेंसेस उसको देखने को ना मिले। तो जजमेंट बायर को चाहिए कि वो सही तरीके से करे। हमेशा सेलर की गलती, हमेशा सेलर की ड्यूटी ये नहीं बनती है। तो कुछ एक्सेप्शंस होते हैं इस कैविएट एम्प्टर प्रिंसिपल के, मतलब कि कुछ ऐसे कंडीशंस होते हैं, कुछ सर्कमस्टांसेस होते हैं जहां पे ये डॉक्ट्रिन ऑफ कैविएट एम्प्टर एप्लीकेबल नहीं होती है। तो कौन कौन से वो सर्कमस्टांस है देख लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन एंगल से। तो फर्स्ट, इन केस ऑफ कंसीलिंग द सीक्रेट डिफेक्ट, मतलब कि सीक्रेट डिफेक्ट जो हिडन डिफेक्ट है प्रोडक्ट के अंदर उसको छुपाया जाए। अगर सेलर डेलिबरेटली, जानबूझ करके, है ना, अगर डिफेक्ट जो है प्रोडक्ट का उसको वो छुपा रहा है, जानबूझ करके वो उजागर नहीं होने दे रहा है, लाख इन्वेस्टिगेशन करने के बाद भी वो जानबूझ करके उसको छुपा रहा है, बता नहीं रहा है, तो इस केस में कैविएट एम्प्टर का प्रिंसिपल जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है? इन केस ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन बाय द सेलर, इफ द सेलर मेड अ फॉल्स रिप्रेजेंटेशन इन रिलेशन टू द गुड्स एंड द बायर रिलाइड ऑन हिम फॉर हिज लॉस। अगर सेलर जो है वो जानबूझ करके मिसरिप्रेजेंट कर रहा है, जानबूझ करके, मतलब ये नहीं है कि वो हर बारी हर चीज पूछेगा बायर तभी तो बताएगा, ऐसा नहीं है, बता रहा है लेकिन गलत चीज रिप्रेजेंट कर रहा है गुड्स के कनेक्शन में, तो इस केस में ये प्रिंसिपल एप्लीकेबल नहीं होगा। देखिए नेक्स्ट है मर्केंटेबल क्वालिटी, मतलब कि इन केस जो गुड्स परचेज किए जा रहे हैं वो डिस्क्रिप्शन के थ्रू परचेज किए जा रहे हैं, यानी सेलर डिस्क्रिप्शन दे रहा है। इस टाइप के कैटेगरी ऑफ गुड्स के रिगार्डिंग अगर परचेज हो रही है जहां पे सेलर खुद अपने प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन दे रहा है और उस डिस्क्रिप्शन के बेसिस पे बायर खरीद रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है? यहाँ पे भी ये प्रिंसिपल एप्लीकेबल नहीं होता है। नेक्स्ट क्या है? फिटनेस फॉर बायर्स पर्पस। When the seller is the manufacturer or dealer of the type of goods sold by him and the buyer has told him the purpose for which the goods are required and is dependent on the skill and judgment of the seller, there is an implied condition that the goods are reasonable quality for the purpose for which they are expected. देखिए जब बायर खुद से डिस्क्रिप्शन देता है ना, तो वो सेलर खुद से जब डिस्क्रिप्शन देता है ना, तो बायर ये एज्यूम कर लेता है, इम्प्लाइड कंडीशन ऑटोमेटिकली एज्यूम कर लेता है कि हाँ भाई ये तो मतलब उस क्वालिटी के अनुसार होगा ही जो सेलर बोल रहा है, मतलब उस पर रिलाई कर लेता है। अब
बायर जो है ना वो अपने पर्पस को क्लियर कट बता दिया। अगर सेलर जो है वो खुद ही मैन्युफैक्चरर और डीलर है और उसको बायर क्लियर कट बता दिया कि इस पर्टिकुलर गुड्स को खरीदने के पीछे मेरा क्या पर्पस है, ठीक है, वो खुद ही मैन्युफैक्चर कर रहा है, खुद ही बना रहा है और वो बोल रहा है हाँ हाँ ठीक है बिल्कुल आपके पर्पस को ये फुलफिल करेगा, ठीक है। तो अब वो उस सेलर के बात पे डिपेंडेंट होकर के उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को खरीद लेता है, और अगर वो उसके लिए सुटेबल नहीं हुआ तो इस केस में मतलब अगर वो जो कंडीशन है, जो उसने कंडीशन रखी है, जो पर्पस बताया है, वो उसको फुलफिल करना चाहिए। और अगर ऐसा कंडीशन बनता है जहां पे जो सेलर है वो मैन्युफैक्चरर है और बायर पहले ही अपने पर्पस को डिस्क्लोज कर दिया है, फिर भी सेलर जो है उसको कोई उस पर्पस को मैच करने वाला प्रोडक्ट नहीं देता है, तो यहाँ पे केवीए टेम्पटर का प्रिंसिपल एप्लीकेबल नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है, इन केस ऑफ सेल बाय सैंपल, अगर सेलर पहले से गुड्स का कोई सैंपल देता है और उस सैंपल को देखते हुए बायर पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सप्लाई करवा लेता है, खरीद लेता है, क्योंकि सेलर ने तो वो सैंपल दिया था और लेकिन वो जो गुड्स है उस सैंपल के अकॉर्डिंग नहीं निकलता है, तो फिर यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ केवीए टेम्पटर एप्लीकेबल नहीं होगा। सेल्स बाय डिस्क्रिप्शन, गुड्स के रिगार्डिंग बेचते समय या बेचने के पहले बहुत अच्छा खासा डिस्क्रिप्शन दे रखा हुआ था सेलर ने, और जब सप्लाई हुआ गुड्स तो उस लेवल का नहीं था जैसा कि डिटेल बायर को बताया गया था, यहाँ पे भी ये प्रिंसिपल एप्लीकेबल नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है, इन केस ऑफ सेल बाय सैंपल एज वेल एज डिटेल, अगर गुड्स जो हैं उनको सेल करने से पहले सैंपल दिया गया था, डिस्क्रिप्शन भी दिया गया था, और जब फाइनल गुड सप्लाई हुआ तो वो उस डिस्क्रिप्शन या सैंपल के अकॉर्डिंग नहीं था, ठीक है, तो यहाँ पे भी केवीए टेम्पटर का प्रिंसिपल एप्लीकेबल नहीं होगा। मतलब कि बायर अपने आंख कान खुले रख सकता है, लेकिन कुछ ऐसे सर्कमस्टांस होते हैं जहां पे बायर की गलती नहीं होती है, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय।